इसमें बेसिकली ये सिर्फ फ्रैक्शन है, फॉर्म बनाया। फ्रैक्शन में क्या चीज होती है हमारी, याद है आपको? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये C in F1 ये क्यों चलना चाहिए, ये कब चलेगा? जब अपने ऑपरेटर कौन सा वाला ओवरलोड किया, ऑपरेटर ग्रेटर देन फिर उसके बाद फ्रैक्शन पहले आपका वो होगा इफ स्ट्रीम कहां से आया, इफ स्ट्रीम तो नहीं, आई स्ट्रीम। ओके, एक आई स्ट्रीम m% ही लेगा, ठीक है, और फिर ये जो फ्रैक्शन है ये कॉन्स्ट होगा या कॉन्स्ट नहीं होगा और m% ही लेगा। ओके, अब सुने मेरी बात गौर से, अगर इसको आप फ्रेंड डिक्लेयर करते, इसको या तो आप फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे या आप क्या डिक्लेयर करेंगे? अगर फ्रेंड, अगर आपने इस पूरे के पूरे ऑपरेटर का जो फंक्शन है उसको अगर आपने फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया है तो फिर ये इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकता है। ओके, अगर आपने फ्रेंड डिक्लेयर नहीं किया तो फिर आपको उसके दो अलग वेरिएबल में इनपुट करवानी पड़ेगी और आपको उसको सेटर कॉल करना पड़ेगा। ये सब कुछ समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड? और ये चीजें बड़ी छोटी छोटी ये आपके एग्जाम में आएगी, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ऑलराइट जी, ऑफ कोर्स ये भी बिल्कुल वैसे ही चलना चाहिए। ओके, ये लाइन चलने के लिए क्या जरूरी है? इस लाइन में चलने मुझे बताया सारा कुछ, ये पूरी लाइन में चलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एक तो आपको ये चीज ओवरलोड देना चाहिए और कैस्केडिंग के लिए नहीं, सॉरी यार ये लॉक कर दो यार, मैं काम कर, सॉरी हाँ बैग ले, आप अकेले बैठ सकते हैं, कोई और आपको साथ बात, ठीक है ना? मतलब ये दोस्त आते हैं तो आप बातें करते हैं, यार ये लॉक कर दो बेटा। ये है, ये लाइन चलने के बाद इसको चलने के लिए रिटर्न सी आउट होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा क्या चीज होगी? मल्टीप्लिकेशन आपको ओवरलोड करनी जरूरी है। फ्रैक्शन डज इट मेक सेंस? ओके, और ये बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिकॉज़ ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फ्रैक्शन विल रिटर्न ए फ्रैक्शन, सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, चल रहा है। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? शाबाश, एक मिनट जी बताएं। सर वो जो आपने सी इन के लिए वो यूज किया है, अगर हम आरटीआर के लिए यूज करते हैं तो फिर एरर देगा? आरटीआर मतलब रीडर, ऑफ कोर्स पैरंट देगा, क्यों? क्योंकि वो इफ स्ट्रीम एक अलग क्लास है और ऑफ सॉरी आई स्ट्रीम एक अलग क्लास। अगर हम दोनों को लाना चाहते हो तो हम क्या करें? दोनों के लिए फिर आपको दोनों ओवरलोड करने हैं। एक में ऑपरेटर लेस देन या ग्रेटर देन आएगा और एक में इफ स्ट्रीम का आप भेज रहे होंगे और एक में आपको आई स्ट्रीम आप समझ रहे? और क्योंकि पैरामीटर्स डिफरेंट है तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि मैंने कौन सा वाला कौन सा जॉब सॉल्व करना है, ठीक है? ऑलराइट जी, सो फार सो गुड। अब ये जो अगला प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि बेसिकली देखिए एक मजेदार क्लास बनाई है और ये करता है सुने बात, ये बड़ी अच्छी इंप्लीमेंटेशन की है जिसने आपको इसको देखनी चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो नंबर लेता है, ये बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ये है, ये 0 है, ये 1 है। व्हाई इट इज 1? यस, ठीक है, 0 ओवर 0 नहीं हो सकता। ओके, यहां पे वो न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर में पास होता है वो इसको असाइन कर देता है और जो डिनोमिनेटर में पास करता है वो इसमें पास करता है। ये बड़ी मजेदार आपको चीज दो, जितनी भी ये क्लासें बनाता है उसमें ना इसने एक बड़ी मजेदार चीज की हुई है, वजह कि हर वो अरे इतनी खूबसूरत कन्वेंशन जो वो यूज करता है और वो ये है कि जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना क्लास के अंदर के, यू विल सी कि वो हमेशा m अंडरस्कोर से शुरू होते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लीन, के वो कहीं आपके ना वो आई मीन सेपरेटली। ओके, देखिए ये इसलिए मुझे बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, जो नेमिंग कन्वेंशन भी यूज किया ना बहुत ही खूबसूरत, रियली ब्यूटीफुल नॉमेनक्लेचर जो उसने यूज किया। फायदा ये हो कि मुझे एक चीज क्लियर है कि ये जब भी m अंडरस्कोर कोई चीज आ रही है तो आई एम टॉकिंग अबाउट सम एट्रीब्यूट इन क्लास का, ठीक है? अब न्यूमरेटर, अब यहाँ पे भी न्यूमरेटर आ रहा है, ये भी न्यूमरेटर, but this is a class member, this is a parameter in the class, you must say, and perhaps it makes
दे देता ना, आपका एडिटर खुद ही सिलेक्शन देता है कि मैं न्यूमरेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर एन और डी लिखा होता तो उसका मजा ना, आपको इतनी रीडेबिलिटी ना होती सजेशन देने की। यहाँ पर उसके बड़ी मेक सेंस के मैं ये एट्रीब्यूट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये देना चाहता हूँ, एक्सेप्टेशन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। कहने के लिए आप इसने ये क्या किया, ये इसने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है जीसीडी, ठीक है। अच्छा, छोटी सी एक मजेदार चीज करते हैं, वो ये कि आपने बचपन में जीसीडी का एक बड़ा खूबसूरत एल्गो पढ़ा था यार, इधर होना जरा याद है, बचपन में हमने जीसीडी का एक बड़ा खूबसूरत एल्गो पढ़ा, और वो ये था कि अगर मैं आपको 2 नंबर देता हूँ उसका जीसीडी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल गिव मी 2 नंबर, उसका जीसीडी निकालना है। नजर नहीं आ रहा। 5 और 6 छोटे नंबर लगा 20 और 40 का तो पता नहीं है। 240 और 12 56 और 420 56 कर लेते हैं, और लेट्स से ये नजर नहीं आ रहा मार्कर, ये मार्कर नहीं नजर आ रहा। सॉरी मार्केट नहीं नजर आ रहा। ब्लैक कर ले, ये ब्लू भी नजर नहीं आ रहा। ब्लैक कर ले, लाइट्स ऐसी हैं ना, ब्लैक कर ले। डबल कोड कर लियो, मार्केट चेंज कर, मार्केट चेंज कर। 56 है और 90 है, 56 है और 90 है, ठीक है। अब बेसिकली हम करते क्या थे कि हम पहले नंबर को कह देते थे कि वो यहाँ पर आएगा, और दूसरे नंबर को हम यहाँ करते थे, ठीक है। वैसे अगर आपको बुक आपकी वो जो डेफिनेशन है वो अगर याद हो तो उसमें हम कहते हैं बड़े नंबर को उधर रखते थे, छोटे नंबर को इधर रखते थे, ठीक है। और होता क्या था कि आप पहाड़ा पढ़ते थे इसका 56 1 द 56, कितना रिमाइंडर बचा 34, ओके 34 जो है वो 34 ही है। राइट 34 उसके बाद हम क्या करते थे, एक मिनट यही और 90 भी होता, 90 नहीं होता, लेट्स से स्टार्ट ठीक है। अब फिर हम क्या करते थे कि बेसिकली जो हमारा रिमाइंडर होता था वो हमारा डिवाइडर बन जाता था, ठीक है। और फिर जो हमारा पिछला डिवाइडर था वो हमारा क्या बन जाता था, डिविडेंड। एक्चुअली अगर तुम देखो ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है ना, दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, है ना। ये सबको समझ में आ गई बात। अच्छा आपको याद है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लिखते हैं हाँ जी यहाँ पर आया 44, रिमाइंडर कितना है जी 12, और फिर हमारा ये हो जाएगा तो 12 3 36, और ये 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 12, 8 1 का 8 और आ गया। और ये तब तक हम प्रोसीजर करते जाते थे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, और जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आता, जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आता हमारा आंसर, ये बात है। Everybody understand? Everybody understand? Okay? All right. Okay. अच्छा, बाद में ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसी का तरीका एक और भी है, वो ये याद है 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 into 5 सेम प्रॉब्लम। फिर हम 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 into 4 है ना। अच्छा अब इसका एक तरीका ये है कि मैं 6 से लेकर 1 तक का लूप लगाऊं और उनको मैं एक्यूमुलेट कर दूं और मेरा आंसर, ठीक है। तो वहां पर इसका मैं कोड लिखता हूं तो ये है, ठीक है, कि फैक्टोरियल प्लीज ये है इंटीजर f जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब सुनेंगे बात और, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा,
मैं यहाँ पे एक इंटीजर r बनाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो हम रिजल्ट में हमेशा 1 रखते हैं, जब हम समेशन कर रहे हो तो हमेशा 0 रखते हैं। और यहाँ पे बेसिकली फॉर लूप होगा, i इज इक्वल टू 1 से शुरू किया, i इज लेस देन और इक्वल टू f, i प्लस प्लस। उल्टा चलाना चाहिए या चलिए हम f से शुरू कर देते हैं, यहाँ पर i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं और यहाँ पर हम i माइनस 1 करते हैं। इट्स द सेम थिंग, तो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर है। ओके, और यहाँ हम क्या करते हैं, r मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या, सॉरी i। तो पहले इसके अंदर f आ जाएगा, फिर f मल्टीप्लाई f माइनस 1 आ जाएगा, फिर f माइनस 2 आ जाएगा और आखिर में हम क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे r। ठीक है, एक कोड है ये। ठीक है, एक मैं आपको और कोड बताऊं, and that is such a fantastic code. Okay, and that will be an introduction to a new topic. ठीक है, और वो क्या है, so look at this. What we will going to code the same, we will going to solve the same problem without using it. Okay, and look how I will going to solve this problem. I will say integer factorial integer f और यहां देखो मैं क्या करता हूं जी, ये देखिए what is factorial by definition, it's nothing but whatever is the number multiplied by 1 less. उसका एक काम जो है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। So look at this, I will going to say return f multiplied by factorial again f minus 1. और यहाँ मैं कॉल कर दूंगा f minus 1. I'm actually done. The only thing remaining is कि basically अब सुने बात गौर से, क्या होना है, basically जब मैंने मेन से कॉल करना है ना इसको, तो वो ऐसे कॉल करना है factorial of 6, या फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर f बनाया जिसमें वैल्यू थी 6 और मैंने ये f पास कर दिया। ठीक है, अच्छा आप सुने क्या होगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझना, ये बेसिकली बैकएंड पे रिकर्जन काम कैसे करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ। ओके, वो हमारा एक पूरा लेक्चर जो रिकर्जन के ऊपर है, बट आई एम जो जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। ओके, ऑलराइट जी, एंड लुक एट बेसिकली क्या होता है, याद है हमारा स्टैक था, हमारे 4 सेगमेंट होते हैं और स्टैक यूं नीचे से ऊपर ग्रो कर रहा होता है। सो बेसिकली है क्या कि मेन में आपने f ये जो फैक्टोरियल कॉल किया है, यहाँ पर एक f है इसमें क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही इधर आया तो ये है मेन, ये आपने दोबारा से कॉल किया फैक्टोरियल, यहाँ से पहले फैक्टोरियल कॉल किया, इसमें भी एक f है, इसकी वैल्यू क्या है 6 जो आपके पास, तो इसने दोबारा से फैक्टोरियल कॉल किया बट f-1 के साथ, तो ये बेसिकली एक और फैक्टोरियल की कॉल जाएगी, बट इसमें जो f होगा कितना होगा 5। ये बात नहीं, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम ऐसा करते हैं इसको ना 3 कर देते हैं और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सो जस्ट टू बी ऑन द केयरफुल साइड, मैं इतना बड़ा बनाना नहीं चाहता, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8, ये भी 3 और ये 2। ठीक है, अच्छा ये कॉल करेगा दोबारा से फैक्टोरियल और यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, बेसिकली होना ये चाहिए कि अब 1 वाला तो दोबारा आएगा तो ये तो 0 पे कॉल कर देगा और यहाँ पर ऐसी गली हमें स्टॉप करना है, तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन हो जाती है f डबल इक्वल टू 0 और 1, तो रिटर्न कर दे क्या, रिटर्न कर दे 1। अब देखना क्या, ये f1 जो है ये दोबारा से कॉल होगी, इसमें f0 पे जाएगी। अब जैसे f0 आएगा तो ये if चल जाएगा और यहीं से ये फंक्शन वापस चल जाएगा, जैसे ही वापस जाएगा ये एंट्री यहाँ से उड़ जाएगी। ओके, ये एंट्री यहाँ से उड़ जाएगी, तो लेट मी इरेज दिस एंट्री, और ये क्या करके क्या लेके उड़ेगी और इस जगह पर क्या रिटर्न हो जाएगा 1। ये बस नहीं, अच्छा ये इस कॉल के ऊपर रिटर्न आया वो स्टैक के ऊपर पड़ी,
आएगा 1, तो क्या आंसर आएगा 1, और ये 1 रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये एंट्री भी रिमूव हो जाएगी और यहाँ क्या रिप्लेस हो जाएगा दोबारा से 1। अब जब ये लाइन दोबारा चलेगी 2 into 1. तो f की वैल्यू कितनी है 2. 2, तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्या रिटर्न होगा 2। बेसिकली यहाँ पर दोबारा से रिप्लेस हो जाएगा 2, ये एंट्री भी रिमूव हो जाएगी। अब क्या होगा 3. यहाँ आएगा 3 मल्टीप्लाई 6, ये क्या बनेगा 6, और ये 6 जो है ये रिटर्न मेन में यहाँ पर आके 6 आ जाएगा और यहाँ पे सी आउट हो जाएगा और हमारा ऑफ कोर्स ये कंडीशन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन, और डिस्क्रीट मैथ में इसके लिए एक टर्म यूज कहते हैं बेस केस। ये कहां पर इसने रुकना है, ये बात में। अच्छा एग्जैक्टली, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ये जीसीटी का प्रॉब्लम है, ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, ये आपका नियमित, ये आपका क्या है डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। आप डिवाइड करते हैं, प्लीज बात सुनिए, जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाता है और जो पहले डिविडेंड था डिवाइजर था वो क्या बन जाता है डिविडेंड। ठीक है, जो डिवाइजर था वो आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड। सो लुक एट इसका कोड देना, एक लाइन का कोड। तो जीसीडी इंटीजर, लेट मी से द फॉलोइंग, ये मेरा ए है जिसको जो कि हमारा डिविडेंड है, और ये है हमारा इंटीजर बी जो कि हमारा क्या है, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये इंटीजर ही रिटर्न करेगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। सो हियर इज द आइडिया, द आइडिया इज मैं ये कहूंगा रिटर्न क्या जीसीडी अगेन, जो पहले डिवाइजर था जो क्या है डिविडेंड बी, चलो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर, तो ये बस में ठीक है। या अगर आप थोड़ा सा इसको मसला आ रहा है तो इसको मैं न्यूमरेटर ऊपर वाला कर देता हूं, मैं क्या कर सकता वही सीखता। सो ये डिविडेंड और ये हमारा डीवी, ठीक है। अच्छा जी, आप देखिए मैं क्या करूं, मैं करता ये हूं, जो पहले मेरा डिवाइजर था वो मेरा क्या बन जाएगा डिविडेंड, तो वो मैंने ये पैरामीटर पास कर। अब अगली कॉल जाएगी उसमें जीसीडी में डीवी जो कि पहले डिवाइजर था वो अब क्या हो गया, और अब हमारा डिवाइजर क्या है डिविडेंड मॉड, और अब हमारी सिर्फ एक लाइन रहती है और वो ये है कि अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए, यानी डी डी मॉड डीवी डबल इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमारा आंसर क्या है, रिटर्न कर दे क्या, जो इस वक्त का डिवाइड है। ठीक है, with only 2 lines I have written my GCD। ये जो 2 लाइनों का एल्गो है ना, this is a very famous algorithm by Euclid, Greek mathematician, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात हो रही है। और अल-ख्वाज़मी ने बेसिकली जब ट्रांसलेशन कर रहा था अल-ख्वाज़मी ग्रीक के पूरे काम की, तो ही इन्वेंटेड द नेम फॉर दिस मेथड एंड दैट नेम इज एक्चुअली नोन एज टुडे एल्गोरिथम। ठीक है, उस अरबी में कुछ इसी तरह की मिलती जुलती लफ्ज़ होता है, और एक्चुअली ये जो 2 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये, और इसकी सबसे फैसिनेटिंग बात ये है, it's so fast, it's के अगर, और ये इतनी जगहों पे यूज होता है कि मॉडर्न टाइम में आजकल की तमाम क्रिप्टोग्राफी हो ही नहीं सकती अगर ये एल्गो हमें ना पता, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि जब हम 2 नंबर्स को, जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, तो जो क्लासिकल आइडिया था जीसीडी निकालने का वो ये था कि इसके सारे डिवाइजर निकालो
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, जो कि आपने ये भी पढ़ा होगा अपना फैक्टर, और फिर हम उनके कॉमन को करते हैं ये हमारा जीसीडी निकला, ठीक है। वो इतना फजूल मेथड है क्योंकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी पड़ती है, विच इन इटसेल्फ इज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम। हार्डेस्ट क्यों? क्योंकि जब आपके नंबर्स 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर हो जाए तो हो सकता है आपके डिवाइजर्स आए 100 डिजिट लॉन्ग, और वो इतने बड़े बड़े नंबरों की उसका तुम्हारे अगर आपने निकालना हो तो आपको लग बच जाएगा। लेकिन अगर आप ये एल्गो चलाएं तो आपको पता है इसमें एक डिवीजन इन्वॉल्व है, और डिवीजन हमें फास्ट मेथड से करनी आती है। किस तरह? जो हमने पिछली क्लास में किया, वो जो फास्ट डिवीजन का मेथड है वो इसको log n में आंसर ले आता है डिवीजन करके, है ना। तो इवन अगर 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर की हो तो वो विद इन ए मिली सेकेंड आपको आंसर निकालता है। ये बात सुने। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूँ, एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूँ, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है वो बेसिकली तकरीबन हाफ से छोटा रह जाता है। क्या मतलब? दो नंबर है ना, वो दो नंबर जो है उनमें से जो डिवाइजर है और एक डिविडेंड है, जो डिविडेंड है वो अगली दफा क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, और वो बेसिकली उस नंबर से छोटा हो जाता है। ये देखें, ये है ना 56 और ये 100। मैंने 56 मानना कहा, ये क्या आंसर है? 44 आया है, और 44 100 के हाफ से छोटा है। ये बात नहीं? तो बेसिकली आप जितना मर्जी नंबर ले लें बड़ा, अगर एक नंबर n है, उसका नंबर m है, तो अगले स्टेप पर बेसिकली n जो बड़ा नंबर इनमें से है वो हाफ हो जाए, बल्कि हाफ से भी शायद कम हो जाए, और फिर हो सकता है फिर अगले नंबर पे m छोटा हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा? फिर दोबारा से n जो ये इससे छोटा हो जाएगा और सीधा खत्म भी हो जाए। ये बस नहीं। तो बेसिकली कितने स्टेप लगेंगे इसको श्रिंक होते तो खत्म हो जाएगा। log base 2n, so only in log base 2n steps you will find your GCD। ये जो आपका दो लाइनों का एल्गो है, ये आपकी क्रिप्टोग्राफी की इसका सेंटर है। बिकॉज आप जब क्रिप्टोग्राफी कर रहे होते हैं तो बेसिकली ये सारे नंबर होते हैं वो इन दी एंड जाकर जीसीडी के प्रॉब्लम पे मैप होता है। ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो तुम्हारा कोर्स है वो तुम जब पढ़ोगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह तुम उसमें यू गोइंग टू लर्न कि हाउ दी ये जीसीडी का जो आइडिया है ये यूज होता है क्रिप्टोग्राफी के। ओके, ये बात नहीं। सो ये जो हमने आइडिया पढ़ा इसमें एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, लेकिन एक बात सुने, ये अपने आप को कॉल नहीं कर रहा। अपने एक प्रॉब्लम अपने फंक्शन जो है इस फंक्शन और इस फंक्शन में डिफरेंस चेक करें। देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट्स द डिफरेंस? पैरामीटर का डिफरेंस है। ये फैक्टोरियल 3 है, ये फैक्टोरियल 2 है। एक्चुअली प्रॉब्लम छोटा होता जा रहा होता है, बात सुनाई? एंड दैट्स व्हाई इट ऑलवेज वर्क्स। क्यों? ये प्रॉब्लम छोटा होता जाके एक दफा जाके खत्म हो जाएगा। खत्म कहाँ होगा? जब वो किसको हिट करेगा? बेस केस को। ये बात सुने? ये बहुत तफसील से हमने इस आइडिया को देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारी पूरी एक लेक्चर होगा, हो सकता है मैं दूं, हो सकता है साथ दे, ठीक है। आई हैव इनवाइटेड साहिर कि हमें रिकर्जन के ऊपर एक लेक्चर दे व्हिच वी गोइंग टू सी क्यों करता है, ठीक है। ऑलराइट जी, अच्छा, छोटी सी एक साइड लाइन की बात, और वो ये कि जो जीसीडी एल्गो हमने देखा है इसमें छोटा सा मसला भी है, और वो ये है कि अच्छा, और वो मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। 90 क्या? तो क्या हुआ? नहीं, तो वो हो जाएगा, वहाँ से कम होता हर नंबर का जीसीडी 1 तो होता ही होता है, तो इन दी एंड हो सकता है 1 पे वो रिड्यूस हो जाए, बट दैट इज फाइन। अच्छा, इसका अगर 90 लिखता तो इसका आंसर 2 आता। 56 और 90 दोनों का एक डिवाइजर है, वो 2 है, ठीक है। अगर मैं 91 कर देता तो फिर मेरा आंसर 1 आता, क्योंकि 1 तो सबका जीसीडी होता ही होता है, ठीक है। That's not an issue. The issue is something else. एक मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं, तमाम प्रॉब्लम जो लूप से सॉल्व होते हैं, तमाम के तमाम प्रॉब्लम जो लूप से सॉल्व होते हैं वो रिकर्जन से सॉल्व होते हैं, लेकिन नॉट द अदर वे अराउंड। देयर आर प्रॉब्लम्स जो कि रिकर्जन से तो सॉल्व होते हैं लेकिन लूप से कभी नहीं
ये जो रिकर्जन है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडिया इन कंप्यूटर साइंस। ओके, मिसाल के लिए आपको कुछ लेक्चर का वेट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ, और वो मिसाल एक्चुअली इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर लें सेमेस्टर के एंड तक, मैं आपको जो कहेंगे वो देगा, ठीक है? पार्टी देनी है, जो मर्जी का देना है, जहाँ मर्जी का। और वो ये प्रॉब्लम है, सुनेगा, टेक ए स्ट्रिंग, ओके, और वो जितनी मर्जी लेंथ की, 5 लेंथ की भी सकती है, 10 लेंथ की भी सकती है, 20 लेंथ की भी सकती है, ठीक है? अच्छा, उस स्ट्रिंग की जितनी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है, जैसे ABC है ना, इसके लिए ABC, ACB, BAC, BCA, ये कितनी, ये 6 बनती है, 4 ले लें तो फिर वो ज्यादा हो जाएंगी, है ना? इस प्रॉब्लम को आप लूप से सॉल्व करके दिखा दें। अच्छा, वो जो हमारा वो लेक्चर होगा ना, उस लेक्चर में मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? 2 या 3 लाइनें बनेंगी रिकर्जन की, लेकिन रिकर्जन के बगैर आप उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आपके पास पूरे सेमेस्टर का टाइम, ठीक है? करके दिखाई पर कुछ भी दे देंगे। अच्छा, एक और एक मैं और आपको बोलता हूं, डिटर्मिनेंट निकालता, याद है डिटर्मिनेंट निकालते कैसे? एक्सपैंड बाय रो करते थे, है ना? एक्सपैंड बाय रो या एक्सपैंड बाय कॉलम करते थे, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो छोटा होता था, छोटा होता था। इफ यू सी देयर इज रिकर्जन इन्वॉल्व, क्यों? एक जब आप रो और उसको एक्सपैंड करते हैं तो बेसिकली आपकी मैट्रिक्स छोटी हो जाती है, and it boils down to the same problem again, है ना? You can see recursion in your mind, है ना? इसको आप लूप के साथ करके दिखा देंगे, ठीक है? तो 2 प्रॉब्लम मैंने दे दिया आपको, आगे पूरा सेमेस्टर करेंगे। By the way, डिटर्मिनेंट को एक और तरीके से लूप के साथ किया जा सकता है, ठीक है? जिसको गॉस का मेथड था, जो कि रो ऑपरेशंस करके उनको डायगोनलाइजेशन कर देता है, उसकी डायगोनल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर डायगोनल को मल्टीप्लाई करके तो आंसर आता है, ठीक है? बट आप वो अगर एक्सपेंडिंग के तरीके से करेंगे, आपका कभी भी लूप क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके जी, सो लुक एट दिस GCD, लुक एट दिस, ये एक स्टैटिक फंक्शन बना है। स्टैटिक फंक्शन क्यों बना है? यार इधर देखो यार, स्टैटिक फंक्शन क्यों बना है? क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट में दिस नहीं है, ये 2 नंबर लेकर के जिसलिए रिटर्न कर देता है, और ये स्टैटिक फंक्शन, ठीक है? और ये क्या कर रहा है? अगर आपका B 0 है, 0 का मतलब क्या है? ये बात है, ये A जो है, ये A को डिवाइजर कह रहा है और B को डिविडेंड कह रहा है। अगर B आपका 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? कि वो पूरा डिवाइड हो चुका है, और उस वक्त जो भी आपका A है, डिवाइजर है वो आपका, अदरवाइज वो क्या करेगा? यहाँ पर वो जो B है वो A बन जाएगा, और जो आपका नया B है, डिवाइजर जो है वो क्या है? वो A है। ये बिल्कुल वही कोड लिखा हुआ है, बट वो टर्शियरी ऑपरेटर यूज लिखा हुआ है, ठीक है? लुक एट रिड्यूस फ्रैक्शन। रिड्यूस फ्रैक्शन क्या करती है? बेसिकली दोनों नंबर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का GCD निकालती है, और ये से और कैसे किया है? फ्रैक्शन कॉलम कॉलम GCD, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट दिस इज ए प्रॉपर वे टू राइट। और यहाँ करते हैं न्यूमरेटर को भी GCD से डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को भी GCD से। दैट्स हाउ यू रिड्यूस योर फ्रैक्शन, ओके जी। ऑपरेटर मल्टीप्लाई जो है वो उसी सवाल के का जवाब है, ये इसने लिखा हुआ है, जो कि आप आराम से करें, ठीक है? यू कैन सी द सॉल्यूशन। बाय द वे, जब आपको अगर आपने ऑपरेटर प्लस भी बनाना उसके अंदर, तो फिर हमें एलसीएम भी चाहिए होता है ना? और एलसीएम कैसे निकालते हैं? दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, GCD से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या निकल आता है? एलसीएम, ठीक है? All right. अच्छा, जो अगला टॉपिक है उसमें है कि आपने मेंबर फंक्शंस इंट्रोड्यूस करना।